कल मैंने जो रीड करने बोला था ना कि कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन और कॉर्पोरेशन मैन, उसका मतलब बस इतना है, उसका क्रक्स पहले मैं बता देती हूँ, फिर जो डाउट्स हो हम लास्ट में ले लेंगे। उसका क्रक्स इतना है कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैलिड होते हैं कि नहीं, है कि हाँ ओवर टेलीफोन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, मैरिड वुमेन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। डाउट क्लास में या होंगे तो क्लास में clear कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक यानी गलती। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो टाइप की मिस्टेक बोलते हैं वो, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक मिस्टेक ऑफ लॉ। एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ तुमको क्या लग रहा है क्या होगा? लॉ में गलती नहीं होती है बेटा कभी, पता है। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब कि अगर लॉ में कोई गलती नहीं है, आपने लॉ की कोई गलती की है, लॉ में जो लिखा है वो आपने फॉलो नहीं किया है, दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, अब उसमें दो तरीके, एक इंडियन लॉ और एक फॉरेन लॉ। तो अगर आप इंडियन लॉ में गलती करते हो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वैलिड बोलते हैं। वैलिड क्यों बोलते हैं? जैसे कि सपोज हमने, हाँ, जैसे कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि देयर सम बी ये जो असेंशियल्स है, ठीक है, क्या बोलते हैं असेंशियल्स की फ्री कंसेंट होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुमने लॉफुल कंसिडरेशन बोला है, ठीक है, तो ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं आपको गाड़ी दूंगा और आप मुझे ₹10 देना। उसने गाड़ी, सामने वाले ने तुरंत बोल दिया कि वॉइड हो गया है। ठीक है, अब अगर लॉ पे हम बात करें तो हमने बोला है कि यार लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। आप अगर बोल रहे हो कि तुम ये गाड़ी जाके फोड़ के आओ, ठीक है, इसकी गाड़ी जाके तोड़ के आओ तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तो क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? नहीं है। उन्होंने क्या बोला, हमने तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने गाड़ी जाके तोड़ दी, इसने जाके मुझे 10 लाख रुपीज दे दिए। अब लॉ में बोलता है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपका जो कंसिडरेशन है वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हम अज्यूम करते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के असेंशियल्स में लिखा है कि आपका कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होना चाहिए। तो आपने वो अनलॉफुल चीज की है ना, उसके लिए आप कोर्ट में भी आओगे और उसके लिए हम आपको मतलब आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। मतलब जिसकी गाड़ी फूटी है वो जाके कोर्ट में केस फाइल करेगा कि इन दोनों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दोनों से मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों को जेल होनी चाहिए, जैसे भी उसने सूट फाइल किए, जो भी उसने सबमिशन किए, जो भी वो मांगता है कोर्ट से। तो अब उस टाइम जो अदर पार्टी है जिसने गाड़ी तोड़ी है वो ये नहीं बोल सकता कि हमने तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने कंसिडरेशन दिया, मैंने भी कंसिडरेशन दिया। तुम्हारी बात वहीं फैक्ट प्रूफ हो जाएगी कि तुमने अनलॉफुल कंसिडरेशन पे काम किया है। ये मिस्टेक ऑफ लॉ इंडियन लॉ में हम बोलते हैं कि हमें पता था। हम कोर्ट बोलती है कि मैं अज्यूम करता हूं कि तुम्हें पता है इंडियन लॉ में ये लिखा है। तुम कभी भी ये नहीं बोल सकते सर हमें तो पता ही नहीं था कि लॉ में ऐसा लिखा है कि लॉफुल कंसिडरेशन ही होना चाहिए। ठीक है, आप इससे बच नहीं सकते, इसलिए हम इन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोलते हैं, क्योंकि आप कोर्ट में जाके इनको प्रूफ कर सकते हो और इनके अगेंस्ट अपना क्लेम ले सकते हो। अब ऐसी मिस्टेक ऑफ लॉ में आता है फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ में आप बच सकते हो क्योंकि आप बोल सकते हो कि सर मैं इंडिया में रहने वाला हूँ, मुझे नहीं पता फॉरेन लॉ में भी फॉरेन एम्बेसडरीज ने भी ऐसा कुछ कहा है, तो हम वहां पे अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि फॉरेन लॉ में ऐसा नहीं कहा। हम इसका एग्जाम्पल अभी देखेंगे। फिर एक होता है बायलैट। अब जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट यानी कोई बात में प्रॉब्लम है, ठीक है, बेसिक अभी मैंने जो टर्म्स है ना वो रीड करेंगे। तो अब एक होता है बायलैटरल और एक होता है यूनिलैटरल। बायलैटरल जब दोनों गलती करते हैं, ठीक है, दोनों गलती कैसे करते हैं, जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको हॉर्स बेचूंगा, आप मुझे उसकी ₹50,000 देना। ठीक है, अब उसने बोला कि ठीक है, दोनों को नहीं पता था कि वो हॉर्स डेड है, तो दोनों की मिस्टेक है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, फैक्ट में गड़बड़ है, दोनों को पता ही नहीं था कि हॉर्स डेड है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है क्योंकि
कुछ कर ही नहीं सकते आप इस चीज का। अब आप कोर्ट नहीं ले जा सकते, इसने मुझे कहा था कि हॉर्स बेचेंगे, इसने मुझे कहा था कि पैसे देंगे, पर वो हॉर्स डेट है, दोनों को नहीं पता था, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई। एक होता है यूनिलैटरल, किसी ये हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलैटरल, ठीक है। अब एक होता है यूनिलैटरल, सिर्फ एक साइड से कोई मिस्टेक होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। जैसे बहुत सिंपल, अगर अगर ए ने बी को बोला है कि तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा सा बंगला लेके दूंगा, उस पर्सन ने शादी कर ली, उस पर्सन ने बंगला नहीं दिया, तो मिस्टेक किस साइड से, एक साइड से, तो वहां पे चीज वैलिड है क्योंकि वो सूट फाइल कर सकती है कि मेरे को इसने बोला था कि ये इन रिटर्न बंगला देगा, ठीक है। अब एक बार हम पहले रीड करते हैं मिस्टेक, देखो सेक्शन 2021, the law believes that the contract are made to be performed. The whole structure of business depends on this, as the businessman depends on the validity of contracts. Accordingly, the law says that it will not aid anyone to evade the consequences or plea that he was mistaken. लॉ बोलता है कि मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगा या मिटाने नहीं दूंगा, कोई इवेड यानी मिटाने नहीं दूंगा कोई भी चीज, ये बोल के कि ये मिस्टेक थी, ये तो गलती से हो गया तो आप मुझे छोड़ दो। तो अगर आपने मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में इंडियन लॉ और यूनिलैटरल मिस्टेक कवर की है तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं और आप बच नहीं सकते। On the other hand, the law also realizes that mistakes do not occur, that these mistakes are so fundamental that there may be no contract at all. The law recognizes mistake in contract, the mistake will render the contract void. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पर उसमें ऐसी मिस्टेक्स की थी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ठीक है, जैसे फॉरेन लॉ वाली या फिर यूनिलैटरल मिस्टेक्स। अब इफेक्ट ऑफ mistake. A mistake in the nature of miscalculation or error of a judgment by one or both of the parties has no effect of the validity of contract. So, for example, अभी क्या हुआ, एक ने बहुत सारे गुड्स भेजे हैं बी को, ठीक है, ए ने बी को गुड्स भेजे और बी ने उसकी एक्सेसिव प्राइस दे दी, ये मिस्टेक है कि आपने ज्यादा प्राइस दे दी है, ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफॉल्ट है, ये मिस्टेक है कि आपने उस चीज की ज्यादा प्राइस दे दी या उल्टा ले लो कम प्राइस दे दी है, ठीक है। तो इफ ए pays an excessive price for goods under a mistake as to their true value, the contract is binding on him. अब जब ए ने ज्यादा पैसे दे दिए, हमारे एग्जांपल में बी ने ज्यादा पैसे दे दिए थे, तो ये क्या हो गया, यूनिलैटरल मिस्टेक, एक ही साइड से मिस्टेक हुई है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम वैलिड बोलते हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाइंडिंग ऑन हिम। Therefore, mistake must be vital operative mistake, ठीक है, ऐसी फालतू बात नहीं होनी चाहिए, एकदम ऑपरेटिव मिस्टेक होनी चाहिए। दैट इज इट मस्ट बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट विच इज फंडामेंटल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो फैक्ट्स हम हमेशा बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है, तो हमेशा आपकी मिस्टेक किसी फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। Up to be operative as to render the contract is void, mistake must be of a fact and not of a law of opinion. जैसे कि हमने देखा दो टाइप की मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ, तो जब बायलैटरल मिस्टेक्स होती है तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी मिस्टेक फैक्ट पे है, दोनों लोगों ने हॉर्स बेचा था और उनको पता ही नहीं था कि वो डेड है, तो वो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कुछ लॉ और ओपिनियन है क्या, नहीं है। द फैक्ट मस्ट बी असेंशियल टू अग्रीमेंट, वो हॉर्स असेंशियल था, वो मेन पार्ट था ना, उसी के लिए वो उसको पैसा दे रहा था। सो फंडामेंटल एज टू नेगेटिव द अग्रीमेंट एंड मस्ट बी ऑन द बोथ पार्ट ऑफ द पार्टीज, तो दोनों ने वो गलती करी है। Thus, where both the parties to an agreement under a mistake as to matter of fact essential to agreement, the agreement is void. Such a mistake prevents the formation of any contract at all. The court will declare it void. If, for example, A agrees to buy from B a certain horse. It turns out the horse was dead at the time of bargain. Though neither party was aware of the fact, the agreement is void. तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं क्योंकि इनिशियली ही वो डेड हो गया था हॉर्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ये हमने पढ़ा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जहां दोनों पार्टीज की गलती होती है। अब उन्होंने डिस्क्राइब किया मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो मिस्टेक आर टू काइंड्स, मिस्टेक्स आर ऑफ टू काइंड्स, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड फैक्ट। देयर इज मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड यानी इंडियन लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। The contract is binding because everyone is deemed to have the knowledge of law of the land and ignorance of law is no excuse. हम क्या डीम्ड मान लेते हैं, जैसे नम्रता ने बताया था कि हम मान लेते हैं कि सबको लॉ का आइडिया है,
तो हमें पता है इंडियन लॉ में ये चीज लिखी है, तो आप ये नहीं बोल सकते हमें तो पता ही नहीं था लॉ में ये नहीं लिखा है. But mistake of foreign law and mistake of private rights are treated as mistake of fact and are excusable. मतलब तब आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो कि हमें ये चीज नहीं पता थी, तो आप हमें इतना कॉम्पनसेशन या इतना क्लेम हमसे मत मांगो, हमारी गलती हुई है. तब आप मान सकते हो कि हाँ सामने वाले से गलती हुई है. The law of foreign law is to be proved in the Indian courts as ordinary fact. So the mistake of foreign law makes the contract void. हमने पढ़ा इंडियन लॉ फॉरेन लॉ, इंडियन लॉ में वैलिड होते हैं, फॉरेन लॉ में वॉइड होते. क्यों? क्योंकि वो बोल सकता है कि मुझे नहीं पता था, इस चीज का नॉलेज नहीं था. Similarly, if a contract is made in the ignorance of private right of a party, it would be void. For example, where A buys the property which was already belongs to him, उसी की प्रॉपर्टी वो खुद ही बाय कर रहा है, तो ये हम बोल देते हैं कि ये तो ऑटोमेटिकली वॉइड चीज है. ये प्राइवेट राइट्स की बात कर रहे हैं कि उसी का ही राइट है ना उस प्रॉपर्टी में. हाँ, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं इंडियन लॉ, ठीक है, हम इंडियन लॉ पढ़ते हैं. अब तुम्हारे अलावा भी टैक्स लॉ हो गया, सबको पता होता है टैक्स पे करना होता है, ठीक है. अब जब तुमने टैक्स पे नहीं किया है, तुम्हारा गवर्नमेंट के साथ एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट चलता है कि तुम पैसा कमाओगे इकोनॉमी में और गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, ठीक है. अब तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तुमने टैक्स पे नहीं किया, तुम्हें कोर्ट में खड़ा किया गया, तो तुम ये बोलोगे मुझे पता ही नहीं था जीएसटी एक्ट आ गया है और मुझे पता ही नहीं कि मुझे जीएसटी भरना है. तो कोर्ट क्या बोलेगा? ये एक्सक्यूज नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है, सर ये तो मेरे से गलती हुई है, मुझे पता ही नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी सारी रिटर्न्स भर देता हूँ, तो वहां पे वो कोर्ट उसको बोलेगा कि मैं ये तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकते. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है मिस्टेक ऑफ लॉ अगर इंडियन लॉ की तरफ से होती है तो हम मान लेते हैं कि आपको वो इंडियन लॉ का नॉलेज था, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मैं इसके लिए लाइबल नहीं हूं. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आप लाइबल हो क्योंकि हमने अज्यूम किया कि आपको ये चीज पता होनी थी, ठीक है. अब ऐसे ही फॉरेन लॉ, जीएसटी तो इंडिया में लगता है, हो सकता है वहां के कोई टैक्सेस हो, ठीक है. हो सकता है आपने कोई फॉरेन कंट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको नहीं पता हो कि मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है, ठीक है. अब इंपोर्ट ड्यूटी तो हम इंडिया में ही पे करते हैं. सपोज अगर आपने कुछ बाहर से मंगाया है, फिर उसके बाद आपको कुछ पे करना है या फिर वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिशन करने थे, तब आप पे मुद्दा उठाए कि आपका बाहर वाली कंट्री के साथ किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट चला है और आपने अपना अपना पार्ट अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया. अब वो ड्यू टू फॉरेन लॉ की वजह से आपने नहीं किया, तब आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो कि सर मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरे को फॉरेन लॉ का आइडिया नहीं है, तो वो मेरे से गलती हो गई, मैं वो फुलफिल कर देता हूँ. तो हम बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया है, आप इस चीज को प्रूफ मत करो, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आप दोबारा इस चीज को जाके कुछ तो बज रहा है, दोबारा इस चीज को जाके आप कंप्लीट करो, ठीक है. तो हमने जो चार्ट पढ़ा ना, पहले तुम वो बना लो, ये बनाओ, मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ लॉ लिखो और मिस्टेक ऑफ फैक्ट लिखो, फिर जहां इंडियन लॉ है लिखा है वहां लिखो वैलिड, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कोर्ट में. फिर वॉइड में फॉरेन लॉ वॉइड होता है, बायलैटरल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब वो वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट्स आपके खत्म हो जाते हैं. स्टॉक खरीदा था सामने वाले से, सामने वाले से मुझे कॉल पे पहले से बात की, स्टॉक लगेगा, आपको ये कौन सी फैक्ट,
अब आ जाता है म्यूचुअल और यूनिलैटरल मिस्टेक। मिस्टेक मस्ट बी म्यूचुअल और बायलैटरल। म्यूचुअल यानी दोनों गलती कर, बायलैटरल दैट इज इट मस्ट बी पार्ट ऑफ बोथ द पार्ट। Mistake and a mistake on the part of only one part, generally or no effect, unless it concerns some fundamental fact the other party is aware of the mistake। अब एक साइड से मिस्टेक हुई है, हम देखते हैं इसका फैक्ट होनी चाहिए और दूसरा होता है अवेयर। बात पूछ के मतलब अगर उसने 12 लाख की टिकट बात पूछ के 21 किया वो मैम से कॉल पे तो मिसकम्युनिकेट हो गया था, वो तो गलती से हो गया था, मैटर तो 21 का ही, 12 को तुम 21 बोल रहे हो लिखने के लिए, तो तुम मिस्टेक को फैक्ट करो यूनिलैटरल। For this reason, error of judgment on the part of one party has no effect and the contract will be valid। कैसे देखो, म्यूचुअल और मैंने वैलिड क्यों बोला था, क्योंकि मैं कोर्ट में उस पर्सन के लिए सूट फाइल कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ 12 लाख की बात की मुझसे 21 लाख चार्ज करने की कोशिश। हाँ तब बात होगी ना कि अमाउंट उसी के लिए बात। Contract is void when the parties assume that a certain state of things exists which does not actually exist. In their ignorance, the contract means one thing to one and another thing to another. They contract subject that assumption or under that ignorance। हम क्या देख रहे हैं, म्यूचुअल और कॉमन मिस्टेक। जब दोनों लोग एक एक बात बोलते हैं और उसके बाद इग्नोर हो जाती है वो बात, उसको हम कवर करते हैं कहाँ, बायलैटरल मिस्टेक में। कैसे, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, दो लोग कुछ कोई बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये हॉर्स हमको लेना है और उसके बाद वो हॉर्स डेड हो गया। अब मिस्टेक कितने टाइप की, मिस्टेक हैज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक हैज टू आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और मिस्टेक हैज टू क्वांटिटी। ये तुमको समझ आ रहा है कि जैसे मैंने कोई चीज स्टॉक ऑर्डर तो वो एग्जिस्टेंस, वो जैसे हॉर्स एग्जिस्टेंस में आप बोल रहे हो मेरे से प्रॉपर्टी ले लो और इसके बदले का 1 करोड़ दे दो, कौन सी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी ही एग्जिस्टेंस में नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी, ठीक है, और फिर हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी। देखो इसमें एग्जाम्पल देखो, मिस्टेक ऑफ सब्जेक्ट मैटर में there was a contract to buy cargo at a ship from Port A to B and movie at sea which in fact got lost earlier unknown to party। अब क्या होगा, Port A से Port B एक ship जाती है। अब आपको क्या लगा कि वो तो खुली हुई है, पर जबकि वो लॉस्ट हो गई और दोनों पार्टीज को पता ही नहीं है कि वो शिप अपनी नहीं, और आपने क्या प्रॉमिस कर लिया एक दूसरे से कि मैं पहुंचा दूंगा वहां पे। Not in existence at the time of the contract, as the contract was void to the party of mistake। तो जो जिस चीज के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सिस्टेंस में नहीं है। अब दूसरा आइडेंटिटी को लेके, A agrees to buy from B a cargo of cotton to arrive वहां पे X Peerless from Bombay। There was 2 ships called Peerless। अब आइडेंटिटी, 2 शिप Peerless नाम, तुम्हें क्या चाहिए था, कॉटन, लेकिन 2-3 नाम की शिप हो गई तो मिसप्लेस होता है, ठीक है। कोई और शिप आपके पास आ सकती है जिसमें शायद कॉटन हो ही नहीं, ठीक है। बॉम्बे, अब 2 शिप बॉम्बे से जा रही थी, नेम क्या था, Peerless, ठीक है। वन अराइविंग इन अक्टूबर, अदर इन डिसम्बर। He met the earlier ship at B and इसका मतलब क्या है, दो शिप्स खड़ी Peerless, तो दोनों जब सेलिंग की स्टार्ट हुई तो दोनों हुई, तो क्या लगा कि अक्टूबर में मेरी वाली आ जाएगी, जबकि उसकी वाली तो दिसंबर में आने वाली थी। तो दोनों को लगा, एक को लगा दिसंबर वाली, एक को लगा अक्टूबर वाली, तो दोनों के बीच में आइडेंटिटी को लेके मिस्टेक हो गई। क्यों, क्योंकि जब पहुंची उसके पास अक्टूबर में वो उसकी शिप नहीं थी, उसकी शिप दिसंबर में आ रही थी, ठीक है। मिस्टेक एज टू क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब क्वांटिटी को लेके मिस्टेक हुई है। P wrote H inquiring the price of rifles, ठीक है। सब्जेक्ट दैट he might buy as many as 50, ठीक है। क्वांटिटी उसने बता दी। On receipt of reply he wired sent 3 rifles, okay।
rifles. He dispatched 50 rifles. Held there was no contract between the parties. अभी क्या हुआ कि उसने ऑर्डर की थी 50, ठीक है, उसने ऐसे बोला था कि मेरे को इतनी चाहिए. अब उसके एजेंट ने उसको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो उसके पास कितनी पहुंची? 3. उसके बाद उसने दोबारा मंगाई तो 50 उसने और भेजी. तो इनिशियली उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मिस्टेक हो गई सुनने में कि एक्चुअली कितने आपने ऑर्डर की है. जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 12 लाख बोली थी और सामने वाले ने 21 लाख लिख के भेजे, तो वो मुझे बोल रहा है कि आपसे मिस्टेक हुई है, मैं तो 21 की बात कर रहा था, आपने उसको 12 सुन लिया. ठीक है. मिस्टेक एज टू क्वालिटी. अब जहां क्वांटिटी है वहां पे क्वालिटी की भी बात हो रही है. उसी को ही वैसे ले लो कि जैसे कि कोई चीज आपने मांगी इस क्वालिटी की, वो सामने वाला सुन रहा है कि लोअर क्वालिटी. कोई भी मटेरियल को ले लो तो वो आपको वो सेम क्वालिटी ना सुन के दूसरी लोअर क्वालिटी की दे रहा है और वो बोल रहा है मिस्टेक हो गई. अब ये मिस्टेक बोथ द पार्टी से हुई है क्योंकि एक बोल रहा है और दूसरा गलत सुन रहा है. तो हम इन सबको कहाँ कवर कर लेते हैं? पांचों पॉइंट्स को बायलैटरल मिस्टेक में, क्योंकि म्यूचुअली है. पहले वाले में क्या हो गया कि जो सब्जेक्ट मैटर है वही, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट वहां पे खत्म कर दिया. दूसरे वाले में क्या हुआ कि एक आप समझ रहे हो कि शिप पहले आएगी और दूसरा समझ रहा है इसकी शिप तो बाद में आएगी, तो वहां पे हो गया आइडेंटिटी की मिस्टेक. तीसरा हो गया क्वांटिटी. आप बोल रहे हो 50 राइफल्स चाहिए, वो सुन ही नहीं रहा कि 50 राइफल्स चाहिए. ठीक है. और फिर क्वालिटी की आप बोल रहे हो मुझे अच्छा ओरिजिनल चिकनकारी मटेरियल चाहिए, वो आपको लोकल चिकनकारी मटेरियल दे रहा है. और ये जनरली डे टू डे कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है. ठीक है. तो वही कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्या हो जाते हैं? वॉइड हो जाते, क्योंकि दोनों की मिस्टेक हो गई. तो अब वो दोनों एक्शन नहीं ले सकते आपसे, क्योंकि कोर्ट इतने सारे मैटर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा. अब यूनिलैटरल में हमें पता है एक जन से गलती हुई है. ठीक है. द जनरल रूल इज दैट who signs an instrument is bound by the terms even he has not read it. अच्छा, इसका एक एग्जांपल देती हूँ. यूनिलैटरल का एक केस पूछती हूँ. चलो, एक ना बूढ़े से आदमी है, बेचारे बहुत बूढ़े, उनके वाइट वाइट बाल हो गए. अब इनका है ना एक प्रॉपर्टी है. ठीक है. एक पड़ोसी आया, चाहिए रहने, ये लो अपनी. अब वो पर्सन इतना सिक, ऑलमोस्ट मतलब एकदम एज पे आ गए. ठीक है. उन्होंने देखा सेल अग्रीमेंट है और उन्होंने साइन कर दिया. ठीक है. अब मुझे बताओ कि किसके साइड से मिस्टेक है? यूनिलैटरल मिस्टेक है ऑब्वियसली, लेकिन किसके साइड से है? नहीं, वो तो जानबूझ के कर रहा है ना. ये अंकल बेचारा, ये वाले ही ना, हाँ अंकल जी जो सिक पर्सन है, उस पर्सन को अकल नहीं थी, या उस पर्सन वो इतने सिक थे, मतलब अकल नहीं थी, बस इलिटरेट. तो उस पर्सन ने जो मिस्टेक की है ना बिना पढ़े साइन करने की, ठीक है, वो यूनिलैटरल मिस्टेक है. तुम्हें पढ़ के साइन करना चाहिए. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और ये पर्सन प्रूव करेगा, ये जो है दादा कि मैं सिक था. ठीक है. ये प्रूव करेगा एक्चुअली कि मैं सिक था, मैंने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता और इस पर्सन प्रॉपर्टी से अलाउड नहीं करूंगा. Mistake as to its nature, not merely as to its contents, may it avoided provided that mistake was due to either blindness, illiteracy, senility of person signing. तो वो वहां पे अपने आप को प्रूव करेगा ना कि मैं अंधा था, मैं बुढ़ा था, मैं सिक था, मैं इसलिए मेरे से ये मिस्टेक हो गई है. ठीक है. तो वो अपनी प्रॉपर्टी बचा सकता है. द ट्रिक और फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन एज टू नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जो दूसरा पर्सन कर रहा था. ठीक है. उसके ऊपर भी बात आएगी कि तुमने एक ट्रिक की है, फ्रॉडलेंट एक्ट किया, सामने वाले को मिस रिप्रेजेंट किया. रेंट अग्रीमेंट, सेल अग्रीमेंट को आप रेंट अग्रीमेंट दिखा रहे हो. Unilateral mistake. It is a rule of law that if a person intends to contract with A, B cannot give himself any right under it. Hence, when the contract is made,
in which personalities of contracting party are may or be of importance, no other person can interpose or adopt the contract. मतलब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक कोई चीज मांग रहा है, दूसरी कोई चीज दे रहा है, इसमें कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वेर एम इंटेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली विथ ए बट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी बिलीविंग हिम टू ए. अभी क्या हुआ, आपने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, ए के साथ, और आपको लगा कि वो क्या है, M intends to contract only with A, और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो आप B के साथ ये सोच के कि वो A है. देखो ये M है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर लिया है, B के साथ, ये सोच के कि ये A है. ये बादल बना दिया मैंने, ठीक है. The contract is vitiated by mistake as there is no consensus ad EDM. ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़ा है एक बार. Mistake as to identity of a person with whom the contract is made will all operate to nullify only if the identity is of material importance to contract. The mistake is known to another person. He knows, मतलब जब उसको पता हो कि, हमने ऊपर भी देखा, जब उसको पता हो कि वो जानबूझ के अपने आप को गलत ठहरा रहा है कि मैं तो A हूं जबकि वो B है. He knows that it is not intended that he should become a party to contract. तो खुद ही सामने आ गया कि मैं A हूं जबकि वो A नहीं है. अब देखो ये तुम लोगों को ऐसे ही ये केसेस बन के आते हैं, ठीक है. वन ब्लैकरन पोजिंग एज रेप्यूटेड ट्रेडर ब्लैंकिरॉन प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सम गुड्स विथ मेसर्स लिंडसे एंड कंपनी. ठीक है, एक ट्रेडिंग कंपनी है, तो एक पर्सन अपने आप को पोज कर रहा है कि मैं एक रेप्यूटेटेड ट्रेडिंग कंपनी एक पर्सन हूं, ठीक है, और आपके साथ मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूं, किसके साथ, लिंडसे कंपनी के साथ. द कंपनी दो इट इज डीलिंग विद Blanchardon and supplied the goods. The Blanchardon sold the goods to Kundi and did not pay to Lindsay. अभी क्या हुआ, उसने ऑर्डर तो मंगा लिया पर पैसे कुछ नहीं दिए. The later sued Kundi. अभी देखो A है, मैं ऐसे समझाती हूँ, फिर B है, ठीक है. A ने B से ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, उसके पास ऑर्डर आ गया और अभी तक इसने कुछ इन कंसिडरेशन पैसे नहीं दिए. ऑर्डर उसने C को ट्रांसफर कर दिया. किसको ट्रांसफर किया, C को. अभी इसने A ने पैसे दिए हैं क्या, नहीं दिए है. किसको पैसे चाहिए, B को. तो B ने यहाँ पे क्या किया है, C को सू करने की कोशिश की है, क्योंकि वो एक तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर उसका अल्टीमेट अब पैसा सी ने ए को दिया है. द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लिंडसे एंड बर्कलेन एंड देयरफॉर कंडी हैज नो टाइटल टू गुड्स. क्योंकि एक साइड से मिस्टेक हो गई है. किससे मिस्टेक हुई है, ए से, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए हैं और सी को वो सू करने जा रहा है, तो सी को सू नहीं कर सकता. एक ये पर्सन है, पेन क्यों नहीं चल रहा, ठीक है, ये बर्कलेन जो ट्रेडिंग है और ये लिंडसे कंपनी, ठीक है. आपने ऑर्डर प्लेस किया है, इतने इतने गुड्स चाहिए, इस पर्सन ने इसको गुड्स ट्रांसफर कर दिए. क्या आपने कंसिडरेशन दिया, अभी नहीं दिया. देयर इज अ थर्ड पर्सन, कुंडी, ठीक है. अब आपने अपना ऑर्डर जो आपको आया वो आपने इसको सेल कर दिया, ठीक है, इसको सेल कर दिया, इससे पैसे आपने ले लिए. अभी क्या हुआ, जब ये इससे कंसिडरेशन मांगने के, मतलब मेरे पास आपके गुड्स नहीं है, आपके गुड्स तो कुंडी के पास चले गए. इसने क्या किया, इस पे सूट फाइल कर दिया कि मुझे मेरे गुड्स वापस चाहिए, ये मुझे पे नहीं कर रहा है और आप मुझे गुड्स मेरे वापस दे दो. तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, है ना. तो अब लॉ बोल रहा है कि इस पर्सन से जो मिस्टेक हुई है ना, कि इसने इसको पैसे नहीं दिए, उसमें इसको आप टाइटल मत दो और इसके अगेंस्ट सूट फाइल मत करो, ठीक है. अब हम केसेस देखते हैं, एक मिनट.
देखो, छोटा भीम इंक्वायर्ड अबाउट प्राइस ऑफ 50 राइफल्स, अभी उसने इंक्वायरी की है. आफ्टर गेटिंग द कोटेशन ही रोट अ लेटर टू सेंड 3 राइफल्स, बट ड्यू टू टेलीग्राफिक एरर द मैसेज was send राइफल्स. ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना, उसने बस बोल दिया सेंड राइफल्स. therefore 50 राइफल्स वर डिस्पैच्ड. उसने पहले कोटेशन किसका पूछा? 50 राइफल्स का. ठीक है, उसके बाद उसने लेटर भेजा सेंड 3 राइफल्स, बट टेलीग्राफिक एरर के वो 3 नहीं लिख के आया. क्या लिख के आया? सेंड राइफल्स. ये जो 3 है ना, टेलीग्राफिक एरर मतलब जब वो लिखने जा रहा था तो 3 नहीं लिख पाया, सेंड द हो गया. ठीक है, आगे का 3 नहीं हो पाया. तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ बायलैटरल मिस्टेक एज टू क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर. तो तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि मिस्टेक क्या है. तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलैटरल मिस्टेक है. बायलैटरल में भी सब्जेक्ट मैटर वाला जो पॉइंट है उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखा है बस वो मेंशन करना है. ठीक है, दोनों. उसने कोटेशन पूछा, उसने कोटेशन पूछा था, कितने का पूछा था? उसने ये बोला कि 50 दो. उसने क्या बोला था? कितनी 50 राइफल्स कितने की आएंगी. इसमें उल्टा दिया है. देखो, इंक्वायर्ड अबाउट प्राइस ऑफ 50 राइफल्स, सिर्फ इंक्वायरी की थी कि 50 राइफल्स हैं क्या, कितने की मिलेंगी. ठीक है, सिर्फ पूछा मैंने. अब उसने मैसेज डाला सेंड 3 राइफल्स. ठीक है, तो 3 लिखने की जगह द हो गया. तो उसने पूछना चाहिए ना कितनी राइफल्स चाहिए. भैया आपने तो 50 का कोटेशन लिया था. उसने बोला सेंड द राइफल्स. ठीक है, तो अब उसने 50 राइफल्स डिस्पैच कर दी. तो क्या वो 50 राइफल्स का पैसा देगा? वो तो बोलेगा मैंने आपको 3 राइफल्स बोली, और वो बोलेगा 3 कहाँ लिखा है, सेंड द राइफल्स लिखा है. तो वो बोलेगा मैंने कहाँ लिखा है कि 50 राइफल्स है. तो दोनों साइड से मिस्टेक. कोर्ट बोलेगा भाड़ में जाओ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मेरे सामने आके ये सब बहस मत करो. ठीक है, एम कॉन्ट्रैक्टेड टू टेक अ प्रॉपर्टी ऑन रेंट आफ्टर व्यूइंग ऑफ द कोरोनेशन प्रोसेसिंग ऑफ द king unknown to both the parties. The procession has already cancelled. Is the contract valid? अभी क्या हुआ, वही कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया था प्रॉपर्टी रेंट पे लेने का, पर जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वही एग्जिस्टिंग में नहीं है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है प्रॉपर्टी में. अब दोनों पार्टी को चीज पता ही नहीं कि प्रॉपर्टी में ये कॉन्ट्रैक्ट को हम बोल रहे हैं कि वॉइड है ऑन द साइड ऑफ बायलैटरल एज टू फिजिकल इम्पोर्टेंस. आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट है, तो मतलब नहीं करना. बायलैटरल मिस्टेक कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है. तो उसमें पॉइंट्स दिए हैं, सब्जेक्ट मैटर, आइडेंटिटी. तो कोई भी एक जो पॉइंट से रिलेटेड है वो तुम्हें एक्सप्लेन करके और फिर ये कंक्लूड करना, जो ये कंक्लूजन में लिखना है. ठीक है, कविता फॉल्सली रिप्रेजेंट हरसेल्फ एज वाइफ ऑफ अ मिलियनेयर. ठीक है, झूठ बोलती है. टेक्स अ नेकलेस फ्रॉम अ ज्वेलर शॉप फॉर द अप्रूवल ऑफ हर हस्बैंड. मैं घर जाती हूँ, हस्बैंड से पूछ के आपको लेके आती हूँ. सुंदर और मिलियनेयर बन के आएगी, शायद लगते हुए उसको वो चीज दे. She pledges it with a pawn broker who input pays without notice of fraud, paying her 1 lakh. For the necklace from the pawn broker. अच्छा, तुम लोगों को ये प्लेज अभी तक हमने पढ़ा नहीं, पर उसमें पॉनर और पॉनी होते हैं. प्लेज पढ़ा है कभी? गिरवी रख देते हैं ना कोई चीज अपन. तो उसने वही नेकलेस एक जगह गिरवी रख के 1 लाख रुपीस ले लिया. और तुम कहां से उठा के लाई थी? ज्वेलरी शॉप से झूठ बोल के. ठीक है, द नेकलेस कैन नॉट बी रिकवर फ्रॉम द पॉन ब्रोकर. द ज्वेलर इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन प्रेजेंट बिफोर हिम. मतलब वो लेडी आई थी, उससे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी. ही वॉज नॉट मिस्टेकन अबाउट हिज आइडेंटिटी बट ओनली अबाउट हिज एट्रीब्यूट. मतलब वो लड़की सही थी पर वो मिलियनेयर नहीं थी. His intention was to sell to the person present. That was consent and it was vitiated by fraud. उसको कुछ नहीं, अपनी ज्वेलरी उसको बेचनी थी, पर सामने वाले ने फ्रॉड किया ये बोल के कि मैं मिलियनर हूं, मैं आपको इसका पैसा दूंगी, अपने हस्बैंड से अप्रूवल लेके आती हूँ. Hence the contract is voidable and not void. अब voidable कैसे? या तो वो फ्रॉड, क्योंकि अभी हमने फ्रॉड पढ़ना है. ठीक है, अभी हमने फ्रॉड पढ़ा नहीं है. जब भी फ्रॉड होता है, जो हमने बाकी कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सबको हमने वॉइडेबल क्यों बोले? क्योंकि या तो आप एक्सेप्ट कर लो
ठीक है, कि यार चलो कोई बात नहीं, और या तो आप उस चीज को रिजेक्ट कर दो कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस रखते हैं, ठीक है, पेरेंटल राइट मानते हैं वो इस चीज को कि हमारा राइट है कि हम तुम्हें अनड्यू इन्फ्लुएंस करें, बच्चे ये नहीं ये करना है, इस एज में ये करना है, इस एज में ये करना है, उनका एक डिस्क्रिप्शन है टूवर्ड्स एक एज। तो तुम्हारे पार्ट में ये चीज वॉइडेबल है, घर जाके पेरेंट्स से लड़ना नहीं, पर तुम्हारे पार्ट पे ये चीज वॉइडेबल है क्योंकि तुम्हारे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ठीक है, किसी के पेरेंट्स ने बोला होगा जबरदस्ती की सीएस करना है, तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो भी तुम यहाँ बैठे होगे, ठीक है, अब ये तुम्हारे साइड से वॉइडेबल है कि तुम्हें सीएस करना है कि वॉइड करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। ये बहुत इजी एग्जाम्पल है किसी को समझने के लिए। तो तब वॉइडेबल कैसे होता है कि एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है। अब आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ फ्रॉड क्या हुआ है कि एक पर्सन आपसे नेकलेस ले गई है, तो आपके साइड से वॉइडेबल है, या तो आप एक्सेप्ट कर लो कि फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट वॉइडेबल में क्या होता है, आप फिर उसको बोलोगे कि बहन मतलब वापस दे दे नेकलेस, या फिर मैं इसका कॉम्पनसेशन मांगता हूँ, या जिसको तुमने गिरवी पे दिया उससे वापस दे दो, मेरे को और तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मतलब मुझे आगे कोई बात नहीं करनी है इससे रिलेटेड, या फिर वॉइड की जाने दो, कोई बात नहीं हमारे साथ गलत हो गया, ठीक है, गए पैसे, डूबे पैसे, गया एक नेकलेस। In case of voidable, before it was repudiated, one can pass a good title to the pledgee or the purchaser in good। फिर वो voidable वगैरह उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया। जब हम प्लेज पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल समझ आएगा, अभी तक तुम लोगों ने प्लेज नहीं समझा है तो पॉनर पॉनी ये सब एक्सप्लेन मतलब समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मैंने दो टाइप की बनाई थी, एक इनोसेंट और एक विलफुल, ठीक है। तो इनोसेंट में क्या होता है, गलती से गुड फेथ में कोई मिस्टेक हो जाती है, मिस रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे आपने कोई गाड़ी बेचनी है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डेंट लगा है, आपको भी नहीं पता था कि वो डेंट है, आपने गुड फेथ में वो गाड़ी उसको बेचने की बात की और बाद में देखा कि उसमें डेंट है, तो ये एक इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि आपको नहीं पता था कि उसमें डेंट है। अब अगर आपको पता है कि गाड़ी के अंदर स्पीकर नहीं है, आप बेच रहे हो, शानदार है, क्या तो स्पीकर बचता है, ये वो गाड़ी एकदम बढ़िया है, ले लो, ये विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। आप जानबूझ के सामने वाले को बार बार बोल रहे हो स्पीकर बढ़िया है, स्पीकर बढ़िया, जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठा तो स्पीकर तो चल ही नहीं रहा है, खराब स्पीकर है, ठीक है। तो ये दो टाइप के इनोसेंट और विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन है। Misrepresentation is ordinarily used to connote both innocent and dishonest misrepresentation may be described as either innocent or willful। willful में willful misrepresentation को समझ लो फ्रॉड, सीधा सीधा उसका मतलब ही होता है कि आप किसी के साथ जानबूझ के फ्रॉड करने की कोशिश करो। जब मैं तुमको बोल रही हूँ कि गाड़ी के अंदर स्पीकर है और बहुत बढ़िया बजता है जबकि एक्चुअली में वो खराब है, तो फिर मैं जानबूझ के कर रही हूँ, आपके साथ मैं फ्रॉड कर रही हूँ और आपको स्पीकर का भी चार्ज कर रही हूँ। If a person make a representation believing that what he says is true, he commits innocent misrepresentation. Thus, any false representation which is made with an honest belief in a truth is innocent. With the effect of innocent misrepresentation is that mislead by it cannot avoid the contract but cannot sue for damages in normal circumstances। क्योंकि ये इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है तो आप सूट नहीं फाइल कर सकते क्योंकि उस पर्सन को भी नहीं पता था, वो बिल्कुल बिलीव करता था कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, ठीक है, वो मानता है इस चीज को कि मेरे से गलती हो गई है क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सच बोल रहा हूँ। तो आप क्लेम नहीं ले सकते। अब बहुत जेन्युइन सी चीज है ना यार, मैं तुमको एक गाड़ी बेच रही हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डेंट लगा है, ठीक है, थोड़ा सा एकदम कॉर्नर में जहां टायर वगैरह होता है। अब तुमने गाड़ी मुझसे ले ली, ठीक है, मेरे को नहीं पता था कि वो डेंट है, मैं तुमको बोल रही हूँ गाड़ी में कहीं डेंट नहीं है, ठीक है, और तुम्हारी बात सही है कि मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ये चीज कि मुझे पता नहीं था कि वहां डेंट है, तो वो बाय वर्च्यू ऑफ रिलेशन आता है, ठीक है। और दूसरा कोर्ट में मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि देखिए जब मैंने गाड़ी ली थी मेरे पास पिक्चर्स होंगी पुरानी कि मेरे पास इस गाड़ी में डेंट नहीं था, हो सकता है उसी दिन आया हो, मैंने पूरा चेक किया हुआ था, ठीक है। तो कोर्ट बोल देगा कि यार इससे इनोसेंट मिस्टेक हुई है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो आप इसको छोड़ दो, ठीक है। उसकी बीच में जब कोई इनोसेंट होता है ना वो ऑटोमेटिकली मान जाता है कि ठीक है इस चीज के 15,000 ले लो, ये या मैं बनवा के दे देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि उसने जो बोला था वो बिलीव करता है कि वो ट्रू था, गुड फेथ में था और वो पर्सन ऑनेस्ट था। But in order to avoid a contract on ground of misrepresentation, it is necessary to prove that
ये जो तुमने बोला, देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन और ascertain such assertion induce the party aggrieved to enter into a contract. जो assertion है मतलब कि जो आप represent करने की बात कर रहे हो, जो भी आप assert करते हो, जो आप बात मानते हो, ठीक है, वो आपने पहले तो कोई एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरा जो आपने बोला है वो दूसरे पार्टी के अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि आपने बोला है गाड़ी में कोई डेंट नहीं है पर एक्चुअल में थोड़ा सा डेंट है। और फिर जो भी वो बात है आपकी असर्शन है वो रिलेटेड टू अ मैटर ऑफ फैक्ट होता है, नॉट ऑफ लॉज एज इग्नोरेंस ऑफ लॉ एज एक्सक्यूज। द स्टेटमेंट वाज नॉट मोर ओपिनियन और हेयरसे और कमेंडेशन यानी रीजनेबल फेस। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट बोल रही है कि ऐसा वॉश करता है कि व्हाइट का भी व्हाइट कर देता है, तो ये जो आपने स्टेटमेंट बोलने की कोशिश करी है ना, इस ये सिर्फ एक ओपिनियन होता है, ठीक है। आप दिखाते हो एक कपड़ा टाइट का कि टाइट है तो व्हाइट है, ठीक है, व्हाइट को भी व्हाइट कर देता है वो, तो ये आपका एक ओपिनियन है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो जो आप मिस रिप्रेजेंटेशन में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आपने ये सब बातें करी है तो हम उसको मानेंगे कि हाँ ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, और पहले आप ये सब प्रूव करो इनोसेंट के केस में कि मैंने तो सिर्फ एक ओपिनियन दिया था कि व्हाइट हो जाएगा ये, ठीक है। The statement has become or turned out to be untrue and was made with the honest belief in its truth. तो अगर आप innocent misrepresentation की बात कर रहे हो तो ये सारे facts होने चाहिए। सबसे पहले एक representation होना चाहिए, फिर जो आपकी बात है वो सामने वाले के लिए against होनी चाहिए, उसके बाद वो matter of fact होना चाहिए, और फिर जो भी आप बोल रहे हो वो एक opinion और hear से होना चाहिए कि जनरल आपने एक बात बोली है, और दूसरा कि आप बिलीव करते हो कि वो ट्रू है पर बाद में वो अनट्रू हो जाती है, ठीक है। जब ये सब आप बात करोगे, डैमेजेस फॉर इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, अब हो तो गई है गलती, अब क्या करना है, ठीक है। जनरली द इंजर्ड पार्टी कैन ओनली अवॉइड द contract and cannot get damages for innocent misrepresentation, but in the following cases damages are obtainable. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि गाड़ी में डेंट लगा था, तो जनरली क्या होता है कि वो बोल रहा है कि इनोसेंट है, तो आप उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं ले सकते, आपस में बात करके इस चीज को सुलझा लो, ठीक है, या तो बनवा के दे दो, थोड़े पैसे ले लो, इसको हम कोर्ट में नहीं एक्सेप्ट करते कि इनोसेंट मिस्टेक है, उसने ऊपर की बातें सारी प्रूव कर दी है। लेकिन कुछ केसेस में जब बहुत बड़ी बात हो जाती है तब आपको डैमेजेस क्लेम करने का मौका मिलता है। कैसे? फ्रॉम अ प्रमोटर और डायरेक्टर हु मेक्स इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन इन अ कंपनीज प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स इन द कंपनी। अब आपका प्रोस्पेक्टस आता है, उसमें आप अपनी पेड अप कैपिटल सब दिखाते हो, गलती से ना 10 लाख लिखते हैं, एक और जीरो लग गया, ठीक है। अब ये इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया, प्रमोटर ने ध्यान नहीं दिया, तो जाके सारे शेयर होल्डर्स इस चीज में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि ये वाली मिस्टेक तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, ठीक है, उससे इनोसेंटली हुई है, अब एक जीरो ही ऐड हो गया, पर हमारा कितना नुकसान हो, क्योंकि हम कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम शेयर्स खरीद रहे हैं कंपनी के, ठीक है। अब अगेंस्ट एन एजेंट हु कमिट्स अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, अब एजेंट के पास क्या होती है? अथॉरिटी होती है किसकी? प्रिंसिपल की, ठीक है। एजेंट ने क्या किया? अपनी अथॉरिटी का इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन किया, जैसे कि उसने बोला था कि 50 राइफल्स चाहिए, ठीक है, आप अपने आके बोल रहे हो 3 राइफल्स ही लगेंगी, तो ये आपको सुनने में वो टेलीग्राफिक गलती हो गई, ये इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही है, ठीक है। तो आप लेकिन इस चीज के लिए लायबल होगे, क्योंकि आप एजेंट हो, आप कहीं पे एक वारंटी मतलब आपको दी गई है, आप उस चीज की अथॉरिटी दिखा रहे हो कि मेरे को मेरे प्रिंसिपल ने ये चीज की अथॉरिटी दी और आपने उसका इतना बड़ा नुकसान करा दिया, तब हम क्लेम आपसे ले सकते हैं। फ्रॉम अ पर्सन हु एट द कोर्ट्स डिस्क्रिशन इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग अ स्टेटमेंट he has made where he has made a positive statement intending that it should be relied upon and the innocent party did not rely upon and thereby suffered damages. जैसे कि आप धुंधली बातें करते हो, ठीक है, अभी क्या हो गया, मैं तुमको एक बॉटल बेच रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इसमें है ना 24 आवर्स के लिए ठंडा पानी रहता है, ठीक है। अब मैंने कोर्ट में, तुम मुझे कोर्ट ले गए, 24 आवर्स नहीं 8 आवर्स ही ठंडा रहा, ठीक है। अब मेरे साइड से क्या हो गई? एक स्टेटमेंट, मैंने अपना एक ओपिनियन दे दिया तुमको, ठीक है, ये हो गई मेरे साइड से इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन कि यार मुझे तो लगा था 24 आवर्स होगा, क्योंकि मेरा एक बार ये बॉटल 24 आवर्स तक ठंडा पानी था। तो क्या होता है कि मैंने कोई चीज ऐसी बोली जबकि वो चीज ट्रू नहीं थी। अब जब मुझे कोर्ट में तुमने खड़ा किया तो मैंने कोर्ट में बोल दिया कि तुम लोग मान लो ना 12 घंटे ठंडा रहेगा,
ये बोल रहा है 8 घंटे, मैं बोल रहा हूँ 24 घंटे, लेकिन अब मैं कोर्ट में बोल रहा हूँ कि ये मान लो कि 12 घंटे रहेगा, ठीक है। तो अब तुम्हें तो डैमेजेस हुए हैं, तुमने सफर्ड किया क्योंकि तुमने आगे वो बॉटल बहुत जगह बेची होगी, तुम्हें नुकसान हुआ है, लोग तुम्हें बोल रहे हैं सर बॉटल रिटर्न कर लो, मेरे को आपकी बॉटल नहीं चाहिए, तो तुम्हारा तो बहुत सारा लॉस हुआ है। तब मुझे कोर्ट ठहराएगी कि तुमने जो बात बोली है वो भले इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है, पर उस पर्सन को बहुत नुकसान हुआ है तुम्हारे इस स्टेटमेंट से, तो तुम्हें उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। Negligence representation made by one person to another between a confidential relationship like that of a solicitor or clients। अभी सॉलिसिटर में एडवोकेट्स आते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम, ठीक है, डॉक्टर पेशेंट्स होते हैं आपके, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि डॉक्टर ये डेंटिस्ट है, आप मेरे रूट कैनाल कर दो और फिर मैं उसका आपको पे कर दूंगी। अब ये चीज ना मैंने वहां पे अपनी इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, अपने दांत का मेजरमेंट्स और एवरीथिंग, अब ये सब कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, आप मेरी इन्फॉर्मेशन कहीं और पे भी मत दो। कोई सेकंड क्लाइंट आया, ठीक है, उसने उसने मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ले ली कि इसको क्या प्रॉब्लम है ये वो, अब हो सकता है कि बाहर उस चीज से मेरी पर्सनल लाइफ पे या मेरी किसी भी मतलब मेरे पैटर्न में कहीं पे भी वो चीज अफेक्ट हो रही है, क्योंकि मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर चली गई है कि मेरे दांत का रूट कैनाल चल रहा है व्हाटएवर। तो आपने क्या किया, नेग्लिजेंस किया ना उस पार्ट को। आपको कहीं पे भी एक जो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप होता है, ऐसी बातें आप बाहर मत बोलो, पर आपने वो चीज की है जिससे मुझे बहुत अफेक्ट हुआ है, तो आप ये काम करते हो तो मैं डैमेजेस उस डॉक्टर से क्लेम कर सकती हूँ। सेम एग्जांपल अब एडवोकेट क्लाइंट का। एडवोकेट क्लाइंट, अब मेरे पास एक क्लाइंट आया कि मेरे भाई को जेल हो गई है, गलती से हो गई है, तो आप प्लीज उसकी बेल करा दो, ठीक है। उसी के बाद तुरंत उसने मुझे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, भाई बेल जेल क्यों है, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव वाला काम था। उसी के बाद दूसरे लोग आए तो उनको मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन दे दी, अरे अभी तो गए हैं, ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाले काम करते हैं और इनका मुझे बेल करवाना है, तो अभी मैं आपका काम नहीं कर सकती। अब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने किसी और पर्सन को बता दिया कि इसका भाई जेल में है, क्यों है, ड्रिंक एंड ड्राइव का। बाहर उनकी इमेज खराब हो रही है, उनकी फैमिली के इमेज खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन्हें डैमेजेस हुए हैं, ठीक है, कोई ना कोई लॉस उन्होंने सफर किया है, इमोशनल लॉस, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं उनको पे ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने नेग्लिजेंस किया ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप। अब आता है विलफुल। विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फ्रॉड, ठीक है। Fraud is an untrue statement made knowingly or without belief in its true and relentlessly। ठीक है, आपने जानबूझ की कोई बात बोली है जो कि सच नहीं है। Carelessly, whether it to be true or false with intent to deceive, सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए, deceive यानी detrimentally, जानबूझ के आप ऐसे कोई काम करते हो, ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो जो ट्रू नहीं होती है। The chief ingredients of the fraud is, पहली बात तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मैंने बोल दिया गाड़ी में स्पीकर बहुत शानदार बजता है जबकि नहीं बजता। ऑफ फैक्ट होना चाहिए, गाड़ी में स्पीकर, वो गाड़ी इसलिए खरीद रहा था कि यार गाड़ी का स्पीकर अच्छा होना चाहिए, स्मूथ चले, और वही फैक्ट को मैंने फॉल्स रिप्रेजेंट कर दिया। मेड विथ इंटेंशन दैट इट शुड बी एक्टेड अपॉन, the representation must be actually induce the other party to enter into contract, so deceived him। अब मैंने उसको हार्म पहुंचाने के लिए जान मुझको बोला, अरे बढ़िया बजता है यार स्पीकर, तुम लेके तो जाओ। उसको चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाए, फुल साउंड पे स्पीकर चलाए, वहीं उसकी बेइज्जती हो गई क्योंकि स्पीकर तो चल ही नहीं रहा है। The party deceived must thereby be indemnified, for there is no fraud without डैमेजेस। मतलब अब अल्टीमेटली क्या होगा, उसने उसके क्लेम मांगना पड़ेगा, या उसने गाड़ी के पैसे वापस देने पड़ेंगे, या स्पीकर लगवा के देना पड़ेगा, कैसे ना कैसे आपको उसे इंडेनिफाई करना पड़ेगा। द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड विद द नॉलेज दैट इट वाज फॉल्स, without belief in its true and relentlessly without caring whether it was true or false। बस बातों बातों में बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, फॉल्सली मिसरिप्रेजेंट करते जा रहे हो, ये कैर ही नहीं कर रहे हो कि उसको उसका पर्पस क्या है वो गाड़ी लेने का। इसमें मेड विद एन इंटेंशन दैट इट शुड बी एक्टेड अपॉन, इसका मतलब है कि आपने जो स्पीकर बेचा है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं जो इतनी बातें करूं ना तो आप वो गाड़ी लो, ठीक है, तो मैंने इतने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिए ताकि वो एक्ट हो कि आप मेरे से गाड़ी लेके जाओ। It is immaterial whether the representation takes effect by false statement or with concealment। The party defrauded and can avoid the contract and also claim damages। मतलब कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है और बोल सकता है कि मुझे इस चीज के पैसे चाहिए या स्पीकर लगवा के दो।
अच्छा, एक ये है कॉन्ट्रैक्ट यूबेरी में फेडी, ये तुम लोगों ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कोई इंपॉर्टेंट, हाँ, और इम्पॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस आप मिस मत करो। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्लियरली दोनों पार्टीज को मटेरियल बातें इन्फॉर्म करो। There are contracts in which law impose special duty to act with the utmost good faith to disclose all the material information. Failure to disclose such information will render the contract voidable at the option of the other party. घर बेच रहे हो, ठीक है, आपने घर बेचा, वहां पे पानी सिर्फ शाम को 6 बजे आता है, आपने बेच दिया सामने वाले को, आपने ये इंपॉर्टेंट बात तो उसको बताई नहीं कि आपको नहाने के लिए अगर सुबह पानी चाहिए तो शाम को 6 बजे भरना है। तो ये आपकी स्पेशल ड्यूटी है कि आप ये पूरी उसको बातें बताओ। अब मैंने ये बात बताई नहीं कि शाम को 6 बजे पानी आता है, तो सामने वाले के लिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। या तो वो इसके अगेंस्ट मेरे से एक्शन ले ले कि भाई मेरे को आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, ये बकवास घर आपने मुझे बताया नहीं, या तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले और बोल दे कि चलो ठीक है, अब से हम ध्यान रखेंगे कि पानी 6 बजे आता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ऑल काइंड्स, ठीक है। अब इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको सारी बातें उसमें पता होनी चाहिए। जब आप कंपनी का प्रोस्पेक्टस देते हो तो मेक श्योर करो कि आप सारे मटेरियल फैक्ट्स, जो भी बातें हैं कंपनी से रिलेटेड, वो उसमें डिस्क्लोज करो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आपको A to Z सारी बातें डिस्क्लोज करनी है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट, यानी कोई फैमिली प्रॉपर्टी होती है, उसका डाइवर्जन होता है, या फिर वो मिलके कोई जॉइंटली प्रॉपर्टी खरीदते, तभी भी दोनों को पता होना चाहिए कि आपका हिस्सा कितना है और आपका हिस्सा कितना है, इस प्रॉपर्टी में हमारा क्या क्या पार्ट और काम रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंस मैं भेज दूंगी, फ्रॉड एंड इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। दोनों बातें पढ़ ली हमने, मिलफुल और इनोसेंट। अब आ जाओ कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, और बस 2 ही हैं। अभी टाइम है, बता दो चलो, अनडू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जो पेरेंट्स कर रहे हैं हमारे, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या अनडू इन्फ्लुएंस किया यार, पढ़ने के लिए? हाँ, जैसे कि मैं, ठीक है, और जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, मास्टर सर्वेंट के बीच में होता है, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, वही बॉस एंड एम्प्लॉय के बीच में होता है। ये सब कहाँ कहाँ कवर हो जाते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस में। तो अंडर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग between the parties are such that one of the parties in a position to dominate the will of the other and use that position to obtain an unfair advantage over the other। अब कुछ कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हो जाते हैं। जैसे कि मेरे फादर ने मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस किया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद लो, बहुत अच्छा है, ठीक है, मुझे नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट, पर क्योंकि मेरे फादर उसमें ऑफकोर्स ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डाल रहे हैं, तो मुझे, मेरे ऊपर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो ये वॉइडेबल ऑन द पार्ट ऑफ मी है, ठीक है। कि मैं चाहूं तो अपने फादर की बात सुन लूं कि चलो ठीक है, आप बड़े हो, इतना बोल रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है, तो मैं ये प्रॉपर्टी ले लेती हूँ। और यहाँ तो कि प्लीज यार, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, आप रहने दो, मेरे को इस प्रॉपर्टी में नहीं लेना, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, पहली चीज होनी चाहिए डोमिनेंट पोजीशन, दूसरी द यूज इट टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। अब मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी तो ऑफ कोर्स मेरे फादर का उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो उनका एडवांटेज रहेगा ही, क्योंकि कल को उन्हें वो बेचना है तो वो मैक्सिमम रेट में बेच सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका एक अनफेयर एडवांटेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा डोमिनेंट पोजीशन का यूज कर रहे हैं। The word unfair advantage do not limit the jurisdiction to cases where the transaction would be obviously unfair as between the person dealing on an equal footing। इधर पे unfair का मतलब बताया। unfair मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक advantage लेने के लिए, इतना vast उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उसके footsteps में cover हो जा रहे हो, मतलब आप उसकी position में रह के ये decision making ले रहे हो, इतना आपने उसके साथ unfair advantage किया है, ठीक है। कि आप डिसीजन मेकिंग तो ले, आप सामने वाले को बोल ही रहे हो ऐसा नहीं ऐसा करना है, प्लस आप उसके इक्वल फुटिंग में आ गए, आप उसके शूज में एंटर होकर डिसीजन मेकिंग लेने की कोशिश कर रहे हो। The principle applies to every case where the influence is acquired and abused, where the confidence is reposed or betrayed। जैसे अब एग्जाम्पल है इसमें पेरेंटल वाला भी है,
देखो पहला है वेर ही होल्ड्स अ रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, वेर ही स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप, जैसे माइनर गार्जियन, ट्रस्टी बेनिफिशियरी और सॉलिसिटर क्लाइंट। हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स में अंडू इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सर्जरी करा लो स्किन ऐसी हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, मालूम नहीं क्या क्या, ये सब अंडू इन्फ्लुएंस ही है कि आपके फायदे के लिए। आपको क्या फायदा हो रहा है? वो सर्जरी जो हमारी नॉर्मल स्किन की स्किन को पुल अप करेगी, उसके लिए आपको लैक्स में अमाउंट मिल रहा है। तो आप बोल बोल के अंडू इन्फ्लुएंस करते हो कि हमारे साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करो और आप इस चीज का पैसा भरो और आपकी स्किन ग्लो करेगी या फिर पुल अप हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसे ही एडवोकेट्स जो सॉलिसिटर क्लाइंट्स है वो भी कहीं ना कहीं अंडू इन्फ्लुएंस करते हैं, अरे इसके अगेंस्ट तो केस फाइल कर दो, सिविल क्या अपन तो क्रिमिनल में भी चलते हैं, ठीक है। सामने वाला अंडू इन्फ्लुएंस होता ही है। आपका क्या फायदा हो रहा है? आपको उस चीज की एक्स्ट्रा फीस मिल रही है। और गार्डियन भी करते हैं, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी अनडू इन्फ्लुएंस करते हैं। This is, however, no presumption of undue influence in the relation of creditor, debtor, husband and wife unless the wife is a, ये हम नीचे पढ़ेंगे, पर्दानिशी वुमेन। पर्दानिशी वुमेन यानी पहले के जमाने में, अभी भी ऐसे विलेजेस में होता है कि वो घूंघट रख के रखती हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उनको बहुत सारी जगह बोला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अभी वो अमेंड हुआ है कि जो जो लेडीज घूंघट रखती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के राइट्स है कि नहीं है, वो इसके जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है। Landlord and tenant, in these cases the party has to prove the undue influence has been exercised on him and there is no being pre-assumption as to existence of undue influence। जब डेटर क्रेडिटर आते हैं, जब हस्बैंड वाइफ आते हैं या फिर लैंडलॉर्ड टेनेंट आते हैं, इनकी केस में क्या होता है, आप प्रूफ करो कि आपके ऊपर अनडू इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो लैंडलॉर्ड है, वो आपको कुछ कह रहे हैं कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करो, तो अब टेनेंट की ड्यूटी है कि वो प्रूफ करे कि इसका मेरे ऊपर अनडू इन्फ्लुएंस हो रहा है और मेरे कहीं ना कहीं अनफेयर एडवांटेज हो रहा है। सेम हस्बैंड वाइफ को बोल दिया और एक डेटर क्रेडिटर को। लेकिन गार्जियन और माइनर के केस में और कौन से लिखे, ट्रस्टी बेनिफिशियर और सॉलिसिटर केस में हम बोल देते कि प्रिजम्पशन है कि आप लोग तो अनड्यू इन्फ्लुएंस करोगे ही, क्योंकि हमें पता है ये लोग तो करते ही। हस्बैंड वाइफ एक इक्वल पेस पे आते हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट का डील ही इतना होता है कि टेनेंट पे घर, रेंट पे घर लेना और रहना है। डेटर क्रेडिटर का काम इतना ही होता है कि भाई मैं आपको माल बेचूंगा और आप मुझे उसके पैसे दोगे। When it makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily, permanently affected by reason of age, illness, mental or bodily distress, यानी डॉक्टर और पेशेंट, इधर पे भी अनडू इन्फ्लुएंस कवर होता है। तो बेसिकली देयर आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, जहां पे आप देख सकते हो डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। तो डॉक्टर पेशेंट के केस में भी होता है, सॉलिसिटर क्लाइंट के केस में, गार्जियन माइनर और बेनिफिशियरी ट्रस्टी। लेकिन डेटर क्रेडिटर और लैंडलॉर्ड टेनेंट और हस्बैंड वाइफ के केस में आप प्रूव कर दो कि आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। A having advanced money to his son B during his minority, upon B's coming age obtains, मतलब B जब बड़ा हो जाता है, by misuse of parental influence a bond upon B for a greater amount than the sum due in respect of advance, A employs undue influence। अभी A ने क्या किया, B को एडवांस दिए, क्या, हाँ वो माइनर है, ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, ठीक है। फिर बी कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स, अभी पैसा किसके पास है, बी के पास है। अब बी की जब एज हो गई ना, तो उसने क्या किया, बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आया, बॉन्ड अपॉन बी फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस। मैंने आपको एडवांस कितना दिया था, 50,000 का, ठीक है। अब जब आप बड़े हो गए ना, तो मैंने क्या किया कि आपको बोला कि आपके ऊपर तो बॉन्ड है 1 लाख का, आप माइनर थे, आपको पता ही नहीं था कि मैंने आपको 50,000 रुपीज दिए और इसके बाद में आपके बॉन्ड साइन करा सकता हूँ। तो आपको लगा कि हाँ यार अब तो मैं मेजर हो गया हूँ, हो सकता है 50,000 का मुझे पापा को 1 लाख पे करना पड़े, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है कि नहीं 50,000 दिया तो 50,000 ही वापस देना। तो आपने एक पॉइंट पे 50,000 अपने बच्चे को दे दिया और बाद में बोल रहे हो कि तुम्हें मुझे 1 लाख रुपीज देने हैं अब, क्योंकि मैंने एक बॉन्ड बना दिया था। तो ऐसे आप अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ए ने उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, क्या यूज किया उसने, अपने गार्जियन मतलब पेरेंटल राइट को मिसयूज किया। ये 2 एग्जाम्पल्स आप एक बार देख लेना, दोनों इजी हैं। एक कंपनी रिलेटेड है जो प्रोस्पेक्टस में क्लियर बात होती है, और एक मेडिकल अटेंडेंट डॉक्टर वाला केस है।
where there is a presumption of undue influence, जब हमें पता है undue influence होता है तो can be refuted by showing that full disclosure of the material facts was made, the consideration was adequate and the weaker party was in receipt of independent legal advice. क्या हो गया इसमें, जब हमें पता था, जैसे पेरेंट वाला एग्जांपल जो अभी हमने देखा, उसमें उसको पूरे मटेरियल थे कि भाई मैं तुम्हें 50,000 एडवांस दे रहा हूं और उसके बाद बोल दिया कि एक बॉन्ड साइन हुआ था तो तुम्हें मुझे उसका ग्रेटर अमाउंट देना है. दूसरा, द कंसिडरेशन वाज एडुकेट, 50,000 की बात हुई थी, इन रिटर्न 1 लाख रुपीस चाहिए. द वीकर पार्टी यानी कि माइनर वाज द पार्टी ऑफ इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस, अभी उसके पास अब लीगल एडवाइस है कि तुम्हारे ऊपर तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है. जब वो बड़ा हो गया तो उसको समझ आ गया कि 50,000 रुपीज मेरे को दिए गए थे और 1 लाख रुपीज मुझसे लिए जा रहे हैं, तो मुझे ये समझ आ गया कि मेरे ऊपर अनडू इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसका क्या एक्शन लेना है, या 50,000 का 1 लाख मानते, ये सब मुझे लेटली समझ आया है. ठीक है, ये आ गया पर्दानिशिन वुमेन. ठीक है, यानी घूंघट वाली. द एक्सप्रेशन पर्दानिशी डिनोट्स कंप्लीट सोल्यूशन. अ वुमेन हु गोज टू कोर्ट एंड गिव एविडेंस, who fixes rent with tenant and collects rents, who communicate when necessary in the matter of business with men other than members of her own family, could not be regarded as पर्दानिशी women. मतलब क्या होता है कि उन लोगों को बहुत बंद करके रखा जाता था. ठीक है, वो लोग अपने घर के अलावा किसी और लोगों से बात नहीं कर सकते. तो पहले इसमें बोल दिया कि जो लेडीज बाहर रेंट पे प्रॉपर्टी देती हैं अदर देन उनके मेन ऑफ उनके फैमिली मेंबर्स और उनसे रेंट लेती हैं, उनको हम पर्दानिशी वुमेन नहीं बोलते. देखो ये घूंघट है लेडी का, इधर आंखें हैं इसकी. ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये बाहर जाके रेंट लेती है. ठीक है, किन से रेंट लेती है, आदमियों से जो उसके फैमिली मेंबर्स नहीं है. ठीक है, मतलब ये एक बिजनेस वुमेन है, क्या कर रही है, लोगों से कम्युनिकेट करती है, मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे है, आओ इसमें रहो, मुझे रेंट पे करो, भले ये घूंघट रखती हो. ठीक है, पर हम इसको पर्दानिशी वुमेन नहीं बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि ये एक बिजनेस करती है. The principles to be applied to transaction with Pardanishin women who are founded on equity and good conscience, and accordingly a person who contracts with Pardanishi women has to prove that no undue influence was used, that she had free and independent advice. ठीक है, fully understood the contents of the contract, exercise at her own will, free will, the law throws around her to special cloak of प्रोटेक्शन. यानी कि जब भी आप पर्दानिशी वुमेन से बात करोगे फॉर दिस रेंट थिंग, या फिर स्टॉक ले रहे हो, या उसके बिजनेस से कोई भी आप उससे माल ले रहे हो, उसकी दुकान गोडाउन पे रखना चाहते हो, तो जब आप ऐसे वुमेन के साथ डील करते हो तो आप मेक श्योर करो कि वो किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में होके नहीं आई है, वो किसी अपने घर के मेंबर से अनड्यू इन्फ्लुएंस में होके नहीं आई है, वो एकदम फ्री विल में हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, अपनी इच्छा से हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और अपनी नॉलेज और अपनी इंडिपेंडेंट एडवाइस से. अनकॉन्शियबल ट्रांजैक्शन. एन अनकॉन्शियबल ट्रांजैक्शन इज वन which makes an extravagant profit of others distressed by person who is in a dominant position. आप पर्दानिशी वुमेन को डोमिनेंट पोजीशन में कर सकते हो क्योंकि घूंघट वाली लेडीज को ये सब अथॉरिटीज नहीं थी कि वो बिजनेस करें, तो उनके हस्बैंड्स उन पे अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये बोल के कि तुम आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट करो और उसका अनफेयर एडवांटेज हम उठाएंगे. Morally, the fact that the rate of interest is very high in the money lending transaction shall not make it unconscionable. अभी क्या हो रहा है कि आपने ये केस लॉ दिया हुआ है. ठीक है, अनकॉन्शियबल ट्रांजैक्शन को क्या बोल रहा है कि आपने अगर किसी से लोन, किसी को गिरवी पे लोन दिया है, ठीक है, पैसे दिए हैं, तो अभी ब्याज पे चलता है ना पैसा, तो आप खुद से इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हो ना कि क्या चाहिए, उसमें आपको आरबीआई की गाइडलाइंस तो फॉलो नहीं करनी होती. तो आप अगर उस चीज का रेट ज्यादा ले रहे हो, इंटरेस्ट रेट, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि अनकॉन्शियबल डिजाइन, मतलब आप सेंस में ले रहे हो, आप कॉन्शियस हो, आप ऐसे अनकॉन्शियसएबल डिसीजंस या ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हो. बट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी एक्स्ट्राबियंट एंड द कोर्ट रिगार्ड द ट्रांजैक्शन इज अनकॉन्शियबल, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज एक्सरसाइज्ड लाइज ऑन द क्रेडिटर. अभी क्या हो रहा है, मैं जिससे लोन, जो मुझे लोन दे रहा है
उसने क्या किया, रेट जैसे मार्केट में बैंक रेट 7% चलते हैं, मैं चार्ज कर रहा हूँ 10%, 1% 2% तक ठीक है कि इतना चलता है, लेकिन आपने ऐसा रेट दिया है जो आरबीआई को भी बीट कर रहा है, तब आप कोर्ट में प्रूव करो कि ये पर्सन मुझसे रॉन्गली ट्रांजेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आप जब कोर्ट में प्रूव करोगे तो आपको पहले प्रूव करना है कि भाई मेरे ऊपर अनडू इन्फ्लुएंस हो रहा है। पर्दानिशी अलग केस हो गया जिसमें सिर्फ अनकॉन्शियबल ट्रांजैक्शन बता रहे हैं वो, बस पर्दानिशी वुमेन में सिर्फ इतना लिखा है। अगर तुमसे पूछा जाए ट्रांजैक्शन विद पर्दानिशी वुमेन है, तो पहली चीज है कि ऐसी वुमेन जो खुद की दम पे अपने फ्री विल पे तुमसे रेंट लेती है या फिर कम्युनिकेट करती है, अदर देन दोज मेन हु आर नॉट हर फैमिली मेंबर्स, तो उसको हम पर्दानिशी वुमेन नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बिजनेस वुमेन बोलते हैं। प्लस अगर आप पर्दानिशी वुमेन से साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कि वो किसी की अनड्यू इन्फ्लुएंस में होके नहीं आई है, वो फ्री विल में आई है और अपनी इंडिपेंडेंट नॉलेज और एडवाइस से कर रही है आपके साथ डील, ठीक है। It was held that the urgent need of money on the part of the borrower does not itself place the lender in a position to dominate his will within the meaning of section। मतलब किसी की बहुत नीड है पैसे की, तो आप उसे इस तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि हाँ मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ जितने बोल दे रहा हूँ, बस तो मुझे 10-12% इस पे इंटरेस्ट देते, तो आप ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। हम आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं जस्ट बिकॉज सामने वाले की इतनी नीड थी तो आपने उसका फायदा उठाया, उधर पे आपने उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। अब लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने देखा है कि आपका ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वही बताया कि लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए फॉरबिडन बाय लॉ है, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो ये एक बार तुम रीड करना, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पर्सन को इंजरी हो जाए, उससे हार्म हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप मत रखो। फिर कल हम ये देखेंगे वॉइडेबल अग्रीमेंट्स और अग्रीमेंट्स जहां पे आप किसी को रोकते हो।